वीर, हाँ बताओ। नोटबुक आपके पास थी तो उसमें लिखी नहीं और अभी कल आपने कल वाली। ठीक है, मैंने बोला था रफ कॉपी में लिखना अगर जब तक नोटबुक नहीं आती है। ठीक है, बैठ जाओ। नैतिक। Economic defines and determines the distribution of resources after being extracted by the human, but before that one must understand the geographical distribution, helping in finding them and determining the place of trade is under economic geography. Sociology includes social behavior, movement of people between rural and urban areas, special interaction between social groups. Some of these studies are under geography, such as the reason for rural area movement. रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, है ना? Both anthropology and geography seek to identify and classify the human races on the basis of their habitat and culture. ठीक है, अभी तक हम कुछ फिजिकल साइंसेस के साथ देख चुके हैं कि ज्योग्राफी का क्या रिलेशन रहता है, और कुछ सोशल साइंसेस के साथ देख चुके हैं, जहाँ पर हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के साथ देखा है। इकोनॉमिक्स में क्या किस चीज़ से डील करते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ज्योग्राफी में क्या डील करते हैं? लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वहीं पर फिर उसके बाद हमने सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी पढ़ा था। सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सोसाइटी। कौन सा? इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ। और ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? देयर स्पेशल पैटर्न्स, है ना? सोसाइटी के स्पेशल पैटर्न्स जो होते हैं वो हम ज्योग्राफी में रीड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन रेसेस एंड क्लासिफिकेशन। और ज्योग्राफी में इवोल्यूशन तो एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स, वो एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस यानी स्पेशल कंटेक्स्ट में, वो ज्योग्राफी में करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब उसी से आगे आज हम हिस्ट्री से पढ़ेंगे कि हाउ हिस्ट्री इज कनेक्टेड विद दी ज्योग्राफी। ठीक है, तो आप पढ़ो। History is a framework of events as per time and place. Geography attempts to study these events with reference to physical earth and depict the places of historical events using thematic maps. Anyone who attempts to study an historical events of India should always integrate the temporal and the spectral phenomena of the period together to arrive at a conclusion. स्पेशियल फिनोमेना, है ना? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। यहाँ हम हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे, और हिस्ट्री के साथ ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कैसे ज्योग्राफी कनेक्टेड है। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर भी कोई भी कल्चर डेवलप हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेटिक रीजन प्रेजेंट देयर। ठीक है ना? जैसे हमने अभी आज ही पढ़ा, कौन सा पढ़ा था? कश्मीर में पिट हाउसेस बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाहर कोल्ड वेदर है। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस तरीके से कनेक्टेड है, और तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे वो हम देख लेंगे। तो हिस्ट्री इज द फ्रेमवर्क ऑफ इवेंट्स एज पर टाइम एंड प्लेस। फ्रेमवर्क इज स्ट्रक्चर। हिस्ट्री क्या स्ट्रक्चर है? टाइम एंड प्लेस का, कि किस किस टाइम पे किस किस प्लेस पे क्या क्या हो रहा है। हिस्ट्री में हम यही पढ़ रहे हैं कि किस टाइम पे किस प्लेस पे क्या हो रहा है। दिस इज हिस्ट्री। देन उसके बाद ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू स्टडी दीज इवेंट्स विद रेफरेंस टू फिजिकल अर्थ। और ज्योग्राफी उन्हीं इवेंट्स को अर्थ के रेस्पेक्ट में पढ़ती है कि वो अर्थ के कौन से हिस्से में हो रहे हैं, तो उस हिसाब से वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फिजिकल अर्थ के कंटेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे इवेंट्स को, दैट बिकम्स ज्योग्राफी। और वही चीज जब हम टाइम और प्लेस के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, दैट बिकम्स हिस्ट्री। ठीक है ना? प्लेस कि कहां पर लड़ाई हुई, अब उस जगह की क्या खासियत है, क्या फीचर्स हैं, वो तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं।
तो इसीलिए जब फिजिकल फीचर्स के आधार पे जब हम इवेंट्स को स्टडी करेंगे तो दैट बिकम्स ज्योग्राफी, ठीक है। एंड डिपिक्ट दी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, और फिर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स के जो प्लेसेस हैं उनको डिपिक्ट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कहां पर? यूजिंग थीमेटिक मैप्स। ये थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? मैप्स बेस्ड ऑन सर्टेन थीम्स, मैप्स बेस्ड ऑन सर्टेन थीम्स। वो थीम्स कुछ भी हो सकती हैं, वो थीम्स टाइम भी हो सकती हैं, वो थीम्स रेनफॉल भी हो सकती है, वो थीम्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी हो सकती है, कोई भी थीम हो। कि हम अगर यहाँ पर बताना चाहूँ कि इंडिया में कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो मैं सिर्फ सॉइल के हिसाब से जो मैप बनाऊंगा दैट बिकम्स थीमेटिक मैप। तो बेस्ड ऑन थीम्स, ठीक है। अब जैसे ये एक थीमेटिक मैप बनाया हुआ है बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन टाइम, जहां पर ये अलग अलग कलर्स हो रहे हैं। 1991 में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, 2001 पे जब आएगा तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, 2011 में आएगा तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस तरीके से चेंज हो रहा है। तो हमने टाइम को मैप पे नोट डाउन कर लिया है, और इस तरीके से जब हम नोट डाउन करेंगे, हिस्ट्री को भी इस तरीके से नोट डाउन किया जा सकता है कि किस टाइम पे किस राजा का किस एरिया तक एरिया उसका फैला हुआ था, फिर उसके बाद अगले राजा ने कहां तक उसको किया। तो ज्योग्राफी को हम साथ में पढ़ रहे हैं, वहां पर ज्योग्राफी को हम साथ में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जब हम आज देख रहे थे कि हमारा नॉर्थ वेस्ट कल्चर कश्मीर कल्चर से अलग है, क्यों है? क्योंकि रीजन्स डिफरेंट है, रीजन्स डिफरेंट है। तो हम वहां पर थीमेटिक मैप में वो चीजें दिखा सकते हैं, वो थीमेटिक मैप में चीजें दिखाई जा सकती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखाई जा सकती हैं, प्रोडक्शंस दिखाया जा सकता है, रेनफॉल दिखाया जा सकता है। तो ऐसे ही हिस्ट्री को भी हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में कैसे करेंगे? बाय मेकिंग थीमेटिक मैप्स, बाय मेकिंग थीमेटिक मैप। ये किस चीज का है? ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ कितनी है, ठीक है ना। तो बेसिकली हाँ, ठीक है। एनीवन हु अटेम्प्ट्स टू स्टडी एन एनी हिस्टोरिकल इवेंट, कोई भी जो हिस्टोरिकल इवेंट को पढ़ना चाह रहा है, should always integrate the temporal and spatial phenomena of that period together to arrive at a conclusion। अगर किसी conclusion पे पहुंचना है तो सिर्फ हिस्ट्री में हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, हम उसके क्लाइमेटिक रीजंस को स्टडी करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। वो हमें वहां की क्लाइमेटिक स्टडी से पता लगेगा, उसके स्पेशल कंटेक्स्ट से पता लगेगा, स्पेशल फिनोमेना से पता लगेगा, और सिर्फ टेम्पोरल से नहीं पता लगेगा। टेम्पोरल भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम पढ़ रहे हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या हो रहा था, ठीक है ना। हमने मेसोलिथिक में आते ही चेंज दिखाई दिए, क्यों दिखाई दिए? आइसेज, क्लाइमेट चेंज हुआ था। तो टेम्पोरल फिनोमेना हमने पढ़ा। हिस्ट्री में हम टेम्पोरल फिनोमेना पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं। वही स्पेशल कंटेक्स्ट में भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और वही स्पेशल फिनोमेना हम ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं, पास्ट इवेंट्स का, ठीक है। और जब इन दोनों को साथ में लेकर के पढ़ते हैं, टेम्पोरल और स्पेशल फिनोमेना को, तब जाकर के हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं, तब जाकर के हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अदरवाइज सिर्फ अगर हम स्पेशल को देखें या सिर्फ टेम्पोरल फिनोमेना देख लें, या फिर हम ज्योग्राफी को अलग कर दें हिस्ट्री से, तो किसी कंक्लूसिव स्टेटमेंट पे हम नहीं पहुंच पाएंगे कि कोई चीज क्यों हो रही है, जब तक हमें वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस ना पता हो, जब तक हमें वहां का रीजन ना पता हो, जब तक हमें वहां के रिलीफ फीचर्स ना पता हो, जब तक हमें वहां के लैंडफॉर्म्स ना पता हो, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वहां के लोग कैसे रह रहे होंगे। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए वी नीड ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये सब हम इंटरेक्शन पढ़ रहे थे अलग अलग साइंसेस के साथ, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस, वो हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब हम अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अप्रोचेस। अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच इज वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, कि हम कैसे डील करते हैं किसी भी चीज से, हम उसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, या फिर इसको सिंपल में कहें तो मेथड्स और ऑल्सो अप्रोचेस। मेथड्स को भी हम अप्रोचेस कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, वो भी हमारे अप्रोचेस ही हैं। तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि किस किस मेथड से हम स्टडी करते हैं।
तो बेसिकली दो मेथड हमें यहाँ दिखाई देंगे, फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एंड सेकेंड इज रीजनल। तो हमें वो दोनों को क्लासिफाई करना है कि कैसे हम इन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको किसने पढ़ा था? आपने पढ़ा था, अब आप पढ़ो। Geography has undergone several changes in its approach. The earlier geographers were descriptive geographers. Later, geography came to be developed as an analytical science. Today, the discipline is not only concerned with descriptions but also with analysis as well as prediction. There are two distinct approaches or methods to study geography. They are systematic approach and regional approach. ठीक है, यहाँ अप्रोचेस की बात करेंगे तो अभी पुराने टाइम से आज तक क्या क्या चेंजेस ज्योग्राफी में आए हैं, एक तो बेसिकली वो बताया, फिर उसको स्टडी करने का जो तरीका है वो क्या क्या है। तो दो डिस्टिंक्ट हमें मेथड्स दिखाई देंगे जिस हिसाब से हम ज्योग्राफी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज ज्योग्राफी हैज अंडरगोन सेवरल चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस हमने देखे, 1400 टू 1800 देखा, 1800 से 1950 देखा, फिर 1950 ऑनवर्ड्स देखा। ये चेंजेस हम देख रहे थे, वही चेंजेस की बात की है कि ज्योग्राफी हैज अंडरगोन सेवरल चेंजेस इन इट्स अप्रोच, उसकी मेथोडोलॉजी में। जहां पर पहले की अगर हम बात करें, अर्लियर ज्योग्राफर क्या कर रहे थे, सिर्फ व्हाट एंड व्हेन, वो किस पे फोकस था अर्लियर ज्योग्राफर्स का, ओनली ऑन व्हाट एंड व्हेन, कि क्या है और कहां है, बस दो चीजें। तो दे वर जस्ट डिस्क्राइबिंग द थिंग्स, दे वर जस्ट डिस्क्राइबिंग द थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग। और डिस्क्राइब करना किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके, दैट इज डिस्क्रिप्टिव मेथड। उसको हाँ, व्हाट एंड वेयर, सॉरी व्हाट एंड वेयर, व्हेन नहीं, व्हेन तो हमारा हिस्ट्री में हो जाएगा, ठीक है ना, व्हाट एंड वेयर। ठीक है, तो व्हाट एंड वेयर हम यहां पढ़ रहे थे जहां पर हम डिस्क्राइब कर रहे थे, चीजों को डिस्क्राइब कर रहे थे, बस लोकेट कर रहे थे हम किस पे, मैप्स पे, कि क्या है और कहां है, बस इतना ही कर रहे थे हम। अर्लियर ज्योग्राफर्स का बस इतना ही काम था कि उन्होंने मैप बना दिया और मैप पे बता दी ये लोकेशन यहां पर है, बस उनका काम खत्म हो गया, उसके आगे कुछ नहीं कर रहे थे। दे वर जस्ट ऑब्जर्विंग, उसको एनालाइज नहीं कर रहे थे, उसको एनालाइज नहीं कर रहे थे, एग्जामिन नहीं कर रहे थे, ये क्यों है, वो वाई वाला क्वेश्चन मिसिंग था जो हमारा बाद में आया था। तो लेटर ज्योग्राफी केम टू बी डेवलप्ड एज एन एनालिटिकल साइंस, जहां पर एनालिसिस डेवलप हुआ, जहां पर एनालिसिस डेवलप हुआ, लोगों ने एग्जामिन करना शुरू किया, ज्योग्राफर्स ने इवेंट्स को एग्जामिन करना शुरू किया कि ये क्यों हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वाई क्वेश्चन हमारा इसके साथ ऐड हो गया था, जो हमारा वाई क्वेश्चन था वो हमारा ऐड हो गया है। और उसके बाद फिर फर्दर डेवलप हुआ जहां पर लोगों ने प्रेडिक्ट करना भी शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया, प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे आज हम करते हैं कि 5 दिन बाद का वेदर कैसा होगा, तो प्रेडिक्शन में आ गया। तो हम अब प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से चले, फिर एनालिटिकल हुए, अब प्रेडिक्शन पे भी आ चुके। तो ये मेथड्स चेंज हुए हमारे ज्योग्राफी को स्टडी करने के, ये ज्योग्राफी में चेंजेस आए हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो टुडे दिस डिसिप्लिन क्या होता है, एरिया ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, दैट इज डिसिप्लिन। द डिसिप्लिन इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद डिस्क्रिप्शन, ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन है बट ऑल्सो एनालिसिस एज वेल एज प्रेडिक्शंस। तो आज डिस्क्रिप्शन भी है, एनालिसिस भी है और प्रेडिक्शंस भी हमें ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं। देयर आर टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेस, दो अलग अलग अप्रोचेस हमें इसमें दिखाई देंगी, और मेथड्स टू स्टडी ज्योग्राफी, और दे आर कौन कौन सी हैं, सिस्टमैटिक एंड रीजनल। सिस्टमैटिक में क्या होगा और रीजनल में क्या होगा, एक ओवरव्यू दे देता हूं पहले ही, ठीक है ना, हम उसको पढ़े उससे पहले हम एक बार अंदाजा लगा लेते हैं कि सिस्टमैटिक होता क्या है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, जहां पर एक सिस्टम डेवलप हो चुका है, जहां पर एक सिस्टम डेवलप हो चुका है, दैट इज सिस्टमैटिक। साइंटिफिक स्टडी हम किसे बोलते हैं, जहां सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी की जाए, बोलते हैं ना साइंटिफिक स्टडी को, कि किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी इज दी साइंटिफिक स्टडी। तो जहां पर साइंटिफिक लॉज डेवलप होंगे दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी। जहां पर भी सिस्टमैटिक लॉज, साइंटिफिक लॉज डेवलप होते हुए दिखाई देंगे दैट इज
सिस्टमेटिक स्टडी, और उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के चलेंगे। अगर फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं तो हम सिर्फ फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे और किसी चीज पे ध्यान नहीं देंगे। तो यहां पर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की स्टडी की जाती है और उसकी स्टडी सिस्टमेटिक तरीके से करते हुए लॉज को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे? लॉज को इवॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर हम लॉ मेकिंग अप्रोच भी कह सकते हैं, हम इसको हम लॉ मेकिंग अप्रोच भी कह सकते हैं, जहां पर लॉज बनाए जाएंगे ज्योग्राफी में ताकि हम आगे की चीजों को प्रेडिक्ट कर सकें। और यहां पर किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना को, एक पर्टिकुलर इवेंट को एक बार में स्टडी किया जाएगा, अलग अलग इवेंट्स को साथ लेके नहीं चलेंगे। दिस इज सिस्टमेटिक स्टडी। देन नेक्स्ट कम्स इज नेक्स्ट रीजनल। यहां पर हम क्या करेंगे? यहां हम एक रीजन को स्टडी करेंगे, यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करेंगे और उस एरिया में जितने भी फिनोमेनाज हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उनको एक साथ लेकर के चलेंगे। और यहां पर जो लॉज हमने डेवलप किए थे इन द सिस्टमेटिक स्टडी, उनको अप्लाई करेंगे। तो यहां लॉ नहीं डेवलप हो रहे, ठीक है? तो रीजनल इज जहां पर हम रीजंस को स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो ये दो मेथड्स ऑफ स्टडी हैं इन द ज्योग्राफी। इनका कनेक्शन किसमें? हाँ, बिना लॉज के आप कैसे रीजंस को स्टडी करोगे, है ना? और इवेंट्स के लिए आपको कोई रीजन चाहिए, तो कनेक्शन तो ऑटोमेटिक है, ठीक है? तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक अप्रोच को करेंगे। कौन पढ़ेगा? आप पढ़ोगे, आपका नंबर आज नहीं है। ब्रांचेस तक। Systematic or nomothetic approach was introduced by Alexander von Humboldt, a German geographer, 1769 to 1859. In this approach, a particular phenomenon is considered for the detailed understanding. The study of specific natural or human phenomena that gives rise to certain spatial पैटर्न्स and structure on the Earth's surface is called systematic study. Generally, systematic geography is divided into 4 main branches. ठीक है? तो यहाँ सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में बताया। सिस्टमेटिक अप्रोच में हम करते क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच का दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलेंगे नोमोथेटिक अप्रोच। और नोमोथेटिक अप्रोच इज मेड अप ऑफ वर्ड नोमोस, और नोमोस का मतलब होता है लॉज। नोमोस का मतलब होता है लॉज। तो नोमोथेटिक क्या होता है? जहां पर साइंटिफिक लॉज को स्टडी किया जाता है। नोमोथेटिक स्टडी कौन सी होती है? साइंटिफिकली जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, दैट इज नोमोथेटिक स्टडी। साइंटिफिकली किसी भी चीज को स्टडी किया जाए और उनसे लॉ बनाने की कोशिश की जाएगी, तो उसको हम या तो सिस्टमेटिक स्टडी कहेंगे या नोमोथेटिक स्टडी कहेंगे। इसके अपोजिट जो दूसरी स्टडी होती है उसको हम आइडियोग्राफिक कहते हैं, ठीक है ना? इसके अपोजिट वाली स्टडी को हम कहते हैं आइडियोग्राफिक, जहां पर सिर्फ आइडियाज पे काम चलता है, कोई लॉ बनाने की कोशिश नहीं की जाती है, ठीक है? तो दिस इज सिस्टमेटिक स्टडी और नोमोथेटिक स्टडी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो इन्होंने इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था ज्योग्राफी में। ये थे जर्मन ज्योग्राफर और पीरियड इज 1769 टू 1859, ठीक है? प्रूशिया एंशियंट, हाँ एंशियंट जो हम कहेंगे साम्राज्य जिसे हम कहेंगे वो जर्मनी ही है, आज का वो जर्मनी है एग्जैक्टली, ठीक है ना? पहले उसका नाम प्रूशिया ही था, तो इसीलिए प्रूशियन ज्योग्राफर बोला गया उसे। अभी पढ़ेंगे केस स्टडी भी, ठीक है? हाँ। In this approach, a particular phenomena या phenomenon is considered for detailed understanding. इसमें हम क्या कर रहे हैं? किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के चल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना को लेकर चल रहे हैं और उसी की फिर हम डिटेल स्टडी करते हैं, उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सिस्टमेटिक में हम सिस्टम से चलेंगे, एक एक फिनोमेना को एक एक करके पकड़ के चलेंगे और उनकी डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है? This study of scientific, natural or human phenomena that give rise to certain special pattern or structures on the earth surface is called systematic study. जहां पर क्या कर रहे हैं? हम किसी स्पेसिफिक नेचुरल फिनोमेना को पढ़ रहे हैं
या स्पेसिफिक ह्यूमन फिनोमेना को पढ़ रहे हैं। और ये कैसे स्पेसिफिक हमारे नेचुरल फिनोमेना या नेचुरल इवेंट्स या फिर ह्यूमन इवेंट्स किस तरीके से हमारे कुछ स्पेशल पैटर्न्स लेके आ रहे हैं और अर्थ पे कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं, ये हम सिस्टमैटिक स्टडी में पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी में हम पढ़ क्या रहे हैं कि किस तरीके से अर्थ पे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, किस तरीके से स्पेशल पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, और वो पढ़ेंगे कैसे? बाय स्टडीइंग दी स्पेसिफिक नेचुरल एंड ह्यूमन फिनोमेना। ठीक है ना? तो बेसिकली हाँ, स्पेशल का मतलब होता है रिलेटेड टू एरिया, पोजीशन एंड साइज ऑफ एनीथिंग। रिलेटेड टू एरिया, पोजीशन एंड साइज का जो भी होगा दैट इज स्पेशल। ठीक है? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सिस्टमैटिक स्टडी क्यों कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ, टू अंडरस्टैंड दी स्पेशल पैटर्न्स कि ये डेवलप कैसे हुए, और ये इनको समझने के लिए हम अलग अलग ह्यूमन फिनोमेनाज को और अलग अलग कौन सा है दूसरा क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ? पढ़ क्या रहे हैं हम? सिस्टमैटिक स्टडी क्यों पढ़ रहे हैं? क्या मैं ही बोले जा रहा हूँ, मतलब वो दिमाग के ऊपर से जा रहा हूँ। सिस्टमैटिक स्टडी हम कर क्यों रहे हैं? क्या समझना है हमें? स्पेशल पैटर्न्स क्यों डेवलप हो रहे हैं, पहली चीज तो ये समझनी है। दूसरा, स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ डेवलप, मतलब जो भी हमारे अर्थ के ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, वो कैसे डेवलप हुए, और इनको स्टडी करने के लिए हम सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं। लेकिन वो सिस्टमैटिक स्टडी में हम पढ़ क्या रहे हैं? सॉरी, ह्यूमन एंड नेचुरल फिनोमेनाज। ह्यूमन और नेचुरल फिनोमेनाज को हम अलग अलग लेकर के चलेंगे, पर्टिकुलर एक एक फिनोमेना को पकड़ेंगे और वो देखेंगे कि कैसे स्पेशल पैटर्न से कनेक्टेड है और वो कैसे अर्थ के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। ठीक है? तो ऐसे इनको अलग अलग पढ़ना है ताकि हम इन चीजों को समझ पाए, जो हमारा स्पेशल पैटर्न और स्ट्रक्चर्स ऑन द अर्थ, इनको समझने के लिए हम सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? समरी में लिख पाओगे इसको? इजी है। जनरली सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन ब्रांचेस। सिस्टमैटिक स्टडी में 4 मेन ब्रांचेस आएंगी, 4 अलग अलग ब्रांचेस में हम इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ब्रांचेस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले केस स्टडी पढ़ लेते हैं जिन्होंने इस स्टडी को, इस मेथड को डेवलप किया था ज्योग्राफी के लिए। नहीं, ये सिर्फ आपको वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इसमें से हैं कुछ चीजें जो पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना? तो हाँ पढ़ो। केस स्टडी। Born on 14 September 1769, Alexander von Humboldt was a Prussian polymath, geographer, naturalist, and explorer. Humboldt's quantitative work and botanical geography laid the foundation for the field of bird geography. Humboldt resurrected the use of the word cosmos from the ancient Greek and assigned it to his multi-volume treatise Cosmos. बस यहीं तक ये पढ़ो। ठीक है? तो बेसिकली जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी बोलते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो उसके बारे में दिया हुआ है। और जिन्होंने लिखी थी कॉस्मोस, ठीक है ना? कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। ठीक है ना? तो जिन्होंने लिखा था तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये फोटो भी दिया हुआ है, पहचान तो अगर सामने इस टाइप का कोई आ जाए तब भी नहीं पहचान पाओगे, है ना? तो फोटो देखने का कोई फायदा नहीं है कि याद तो रख पाओ नहीं। ये कई जगह मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा। वैसे तो डी आएगा, हम बोल्ड जब लिखते हैं तो उसमें डी आता है। ठीक है ना? जो आपका जो पैराग्राफ है उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है? कॉस्मोस किसको कहते हैं ना, जिसमें एक यूनिवर्स के अंदर काफी सारे यूनिवर्स। कॉस्मोस इज अ यूनिवर्स इटसेल्फ। नहीं, वो तो मल्टीवर्स होता है। हाँ। मल्टीवर्स, पर जो मल्टीवर्स होता है वो सब कॉस्मोस के अंदर होता है।
कॉस्मोस एक कंप्लीट यूनिवर्स है, उसके अंदर चाहे कितने यूनिवर्स हो, ठीक है ना, उसको वो भी तो कम से कम किसी की चीज के अंदर होगा। तो जो सबसे बड़ी चीज है उसको हम यूनिवर्स बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना, दैट इज कॉस्मोस। Born on 14 September 1769, Alexander von Humboldt was a Prussian polymath. Prussian is old name of Germany, ठीक है ना, तो जर्मनी से बिलोंग करते थे। पॉलीमैथ जिनको मल्टीपल फील्ड की नॉलेज हो उसे हम पॉलीमैथ बोलते हैं। द पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ मल्टीपल फील्ड्स इज नॉन एज पॉलीमैथ। तो वॉन हम्बोल्ट भी क्या थे, पॉलीमैथ थे, जिनको बहुत सारे फील्ड्स की जानकारी थी, इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी है और बॉटनी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉटनी भी हमें दिखाई देंगे, बॉटनी की भी स्टडी इन्होंने की है। ज्योग्राफर थे, नेचुरलिस्ट थे, एक्सप्लोरर थे। देन उसके बाद हम्बोल्ट्स क्वांटिटेटिव वर्क ऑन बॉटनिकल ज्योग्राफी। क्वांटिटेटिव वर्क मतलब क्वांटिटेटिव वर्क, बहुत ज्यादा जिन्होंने उस पर काम किया, और बॉटनिकल ज्योग्राफी पे मल्टीपल अमाउंट्स में या फिर इन हायर क्वांटिटी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, हायर क्वांटिटी जिसे हम कहेंगे कि जिन्होंने बहुत काम इस फील्ड में किया हो। तो बॉटनिकल ज्योग्राफी में इन्होंने काम किया। दैट वर्क ऑन बॉटनिकल ज्योग्राफी लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर द फील्ड ऑफ बायोजियोग्राफी। और बॉटनी हमारी बायोजियोग्राफी से रिलेटेड है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे रिलेटेड है पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, जहां पर हम जियोलॉजी और बॉटनी को पढ़ रहे थे। हाँ, दोनों हमारे एक नए फील्ड को जन्म देते हैं जिसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। उसकी भी फाउंडेशन इन्होंने ही रखी थी। हम्बोल्ट रीसरेक्टेड, रीसरेक्टेड का मतलब क्या होता है, रीसरेक्टेड बताया था सर ने, ये आपको बताया था जब एडिटोरियल करा रहे थे। रीबर्थ, ब्रिंग बैक टू लाइफ, ब्रिंग बैक टू लाइफ इज रीसरेक्टेड, रीसरेक्शन, ठीक है ना। तो इन्होंने रिसरेक्ट किया था किस चीज को, द यूज ऑफ वर्ड कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। कॉस्मोस वर्ड एंशिएंट ग्रीक टाइम्स में बड़ा यूज होता था, लेकिन उसके बाद इसका यूजेस बहुत कम हो गया। उसको दोबारा से लाइफ देने वाले वॉन हम्बोल्ट हैं, जिन्होंने कॉस्मोस वर्ड को दोबारा से लाइफ दी थी, दोबारा से इसका यूजेस शुरू किया था, ठीक है, फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एंड असाइंड इट टू हिज मल्टी वॉल्यूम ट्रीटीज। ट्रीटीज क्या है, ये होता क्या है ट्रीटिस, क्या होता है, नहीं ट्रीटी नहीं है, ट्रीटीज, हाँ ट्रीटस बोलते हैं बेसिकली, इसको ट्रीटस भी बोल सकते हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के जब कुछ चीज लिखी जाती है, दैट इज ट्रीटिस। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी को लेकर के जब कोई भी चीज लिखी जाएगी, दैट इज ट्रीटिस। किसको, इसको वर्क कौन है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर दो, वर्क कौन है, वर्क कौन है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज ट्रीटिस, ठीक है। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के पूरा एक बड़ा सा वॉल्यूम, मल्टीफोल्ड वॉल्यूम लिख दिया था, और उसका नाम था कॉस्मोस, जिसको बहुत सारे लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है अपने कॉपी में लिखते टाइम, कॉस्मोस की नहीं, पहले वाला एस गायब किया हुआ है, ऊपर ये तो ठीक है, ये तो इन्होंने अपनी बुक का नाम रखा, लेकिन जब कॉपी चेक कर रहा था तो पहले भी इसका नाम आ चुका है, सबने अपनी कॉपी में मैक्सिमम ने ये लिखा हुआ है। तीन चार कॉपी ऐसी थी जिसमें ये स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। आगे पढ़ो। सौरभ, सौरभ नाम है ना आपका, पुलकित, हाँ पुलकित, आप हाँ सौरभ ही है।
नहीं सुना, थोड़ा तेज बोलो, सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। उसको हाथ में उठाओ, बुक को। नहीं सुन रहा है। Humboldt and Bonpland discovered dangerous electric eels whose shock could kill a man. He stayed in Ecuador was marked by the ascent of Pichincha and river climb of Jimborica, where Humboldt and his party reached an altitude of 19,286 feet. This was the world record at the time. US President Jefferson later referred to Humboldt as the most scientific man of the age. बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, अब उन्हीं के बारे में थोड़ा सा और स्टडी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है ना। तो he was the first person to describe the phenomena and cause of human induced climate change, कि ह्यूमन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बताने वाले पहले व्यक्ति थे हमबोल्ट। ये बताने वाले कौन थे? फर्स्ट थे। और आज इसी के ऊपर बहुत स्टडीज हो रही है, आज ये अपने आप में एक अलग फील्ड बना हुआ है। ठीक है ना। लेकिन क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये बताने वाले हमबोल्ट पहले व्यक्ति थे। इन 1800 इन्होंने ये बता दिया था। और हमारे यहाँ पर जब अगर हम देखेंगे 1972 से इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, तो उससे कई साल पहले बता चुके थे। ठीक है ना। हमारे जो क्या हुआ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज को लेकर के स्टडीज 1972 के बाद ज्यादा मतलब तेजी से शुरू हुई। उससे पहले भी 2-3 काम हुए, लेकिन 1972 इसमें एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आता है। तो जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके बारे में कभी पढ़ेंगे। ही डिस्क्राइब दी गुआनोको एस्फाल्ट लेक एज स्प्रिंग ऑफ गुड प्रीस्ट। स्प्रिंग ऑफ गुड प्रीस्ट का मतलब, प्रीस्ट कौन होता है? कोई भी हो सकता है, हर एक धर्म में अलग अलग, साधु मौलवी कुछ भी बोल दो, एक अच्छा पुजारी कह लो, उसके मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं, जिसे हम कौन से वचन बोलते हैं? कौन से वचन होते हैं? उच्च वचन नहीं, कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुवचन। क्या बोलेंगे उसे? शुद्ध वचन, सुवचन, यानी उनके मुंह से निकले हुए जो अच्छे वचन हैं। तो इन्होंने उससे कंपेयर किया इस लेक को, जिसको इन्होंने बोला गुआनोको एस्फाल्ट लेक, यूएस में बेसिकली है। ठीक है ना। इस लेक को इन्होंने कंपेयर किया कि ये जैसे एक साधु के मुंह से जो अच्छे विचार निकलते हैं, ये उसी के तरीके से है कि वो सबका भला करती है, उसी तरीके से लेक भी है, जिसमें से एस्फाल्ट निकल रहा है, जिससे रोड बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट में, ज्योग्राफिकल उसका बहुत भला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस रीजन का भला करने के लिए उस लेक को इन्होंने कंपेयर किया टू दी गुड प्रीस्ट, और उससे उसके मुंह से निकले हुए वचनों से, सत्संग बोलते हैं ना उसे। एस्फाल्ट नहीं, एस्फाल्ट से तो रोड बनता है, जो वो जिसे हम क्या बोलते हैं, तार भी बोल देते हैं, TAR। ठीक है ना। वो एस्फाल्ट होता है। ठीक है ना, वो एस्फाल्ट होता है। तो उसकी वो लेक में मतलब उस टाइप से मिल रहा है, तो उसको उन्होंने उससे कंपेयर किया कि इतना यूजफुल है। तो ज्योग्राफिकली इन्होंने वो सर्च करना शुरू किया था चीजों को। हमबोल्ट एंड क्या कौन है? बोनप्लैंड डिस्कवर डेंजरस इलेक्ट्रिक ईल्स। इन्होंने इलेक्ट्रिक ईल्स को सर्च किया। इलेक्ट्रिक ईल्स मतलब जो करंट मारती हो, जो छोटे, हाँ, वाटर में। ठीक है ना, बिल्कुल करंट मारती है, छोटे छोटे ईल्स जिसे हम बोलेंगे। ठीक है ना। हाँ, फिश, हाँ, फिशेस टाइप की होती हैं और करंट लगता है इनको टच करने से। ठीक है। तो उनको सर्च किया था इन्होंने, उनको डिस्कवर किया था ईल्स को। Whose shock could kill a man, जिसके शॉक से आदमी मर भी सकता है। ठीक है। He stay in इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ है?
जगह का नाम हाँ, साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका में है, इक्वेटर पे लाई करती है कंट्री, ठीक है ना। साउथ अमेरिका में वेस्टर्न साइड में अगर हम देखेंगे कॉर्नर में इक्वाडोर है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इक्वाडोर में स्टे कर रहे थे, मार्क्ड बाय एसेंट ऑफ पिचिंचा एंड देयर क्लाइम ऑफ चिम्बोराजो, ठीक है ना। चिम्बोराजो क्या है? पहाड़ है, ठीक है ना। कहा जाता है कि अगर इक्वेटर से हाइट मापी जाए तो एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचा है। इक्वेटर से फार्देस्ट प्लेस इज चिम्बोराजो की जो मैक्सिमम हाइट है। वैसे हम अर्थ पे बोलते हैं, ये एवरेस्ट की जो हाइट नापते हैं वो कहां से नापते हैं? मीन सी लेवल से। लेकिन अगर हम इक्वेटर से हाइट नापे तो हाईएस्ट माउंटेन इज चिम्बोराजो, ठीक है ना। तो इन्होंने उसको क्लाइंब किया था उस टाइम पे, चिम्बोराजो को। Then where Humboldt and his party reached at an altitude of 19,286 feet. इस फीट तक ये यहाँ पर गए थे। This was world record at that time, और उस टाइम का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इतनी हाइट पे किसी को जाना था। US President Jefferson later referred to Humboldt as the most scientific man of the age. और उस टाइम पे जो US प्रेसिडेंट थे जेफरसन, इन्होंने इनको क्या बोला था? मोस्ट साइंटिफिक मैन ऑफ द एज। जेफरसन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? यूएस प्रेसिडेंट तो थे, उसके अलावा नहीं, मैक्सिमम टाइम बने थे प्रेसिडेंट, बहुत बार, 3 या 4 बार ये प्रेसिडेंट बने यूएस में। और उसके बाद से बाकियों को डरने लगने लग गया कि कोई प्रेसिडेंट बनेगा तो वो बार बार बनता रहेगा, तो उन्होंने यूएस के लॉ में ही, कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया कि 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। वो इनके बाद ही हुआ, इनके टर्म खत्म होने के बाद ये चीज शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस खुद बन गया, ठीक है ना। तो उसके बाद ये चीजें शुरू हुई थी, ठीक है। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में।